बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सिकल सेल लैब प्रोजेक्ट के नाम पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। और भ्रष्टाचार ये कि ना तो नक्शा बना ना काम शुरू हुआ, लेकिन आर्किटेक्ट को 70 लाख का भुगतान हो गया। 40 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक सिकल सेल रिसर्च लैब बननी थी। कांग्रेस के शासनकाल में लैब के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार करने ईई ने सहायक ग्रेड 3 क्लर्क उसके साइन से इस बिल को पास करवा लिया। सब इंजीनियर और एसडीओ ने इस गड़बड़ी के चलते बिल पास नहीं किया। पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 का मामला है। तत्कालीन ईई ने भुगतान कर दिया। दिवा कीर्ति राव एंड एसोसिएट्स को यह भुगतान हुआ है। नवंबर 2020 में वर्क ऑर्डर हुआ था और आज तक इसका नक्शा भी नहीं बना है। तो दस्तावेज भी आपके सामने हैं। और सिकल सेल एडवांस लैब प्रोजेक्ट है जिसके नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। इसका भवन बनना था, लेकिन ना तो नक्शा बना ना काम शुरू हुआ, लेकिन आर्किटेक्ट को 70 लाख का भुगतान हुआ। 40 करोड़ की लागत से ये हाईटेक सिकल सेल रिसर्च लैब बनकर तैयार होनी थी। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती रही, कोई काम नहीं की है। और जब से हमारी सरकार आई है हम उसको प्रोजेक्ट को फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट है जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनना है उतनी ज़मीन है नहीं, इसलिए उसमें जो हॉरिजॉन्टल की जगह में हम वर्टिकल रूप से वो बनवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसका डिज़ाइन होकर हम उसको टेंडर करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो इसमें जांच कराएंगे और जांच में दोषियों की बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अब इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों पर एक्शन लेंगे, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल क्या इसकी तह में दिखाई पड़ रहा है, हमारे सहयोगी संदीप का रुख करेंगे। संदीप, बताएं जरा इस घोटाले को लेकर क्या इंफॉर्मेशन सब तक सामने है और किन डिटेल्स को और खंगाले जाने की आवश्यकता है। पुनीत जी, 21 नवंबर 2020 को ये इसका कार्यादेश हुआ था। प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर हो गया था। कांग्रेस का शासन था। 44 करोड़ से हाईटेक लैब बननी थी सिकल सेल की। सिकल सेल बहुत गंभीर बीमारी है। साहू समाज और सिंधी समुदाय के जो लोग हैं इससे भयंकर रूप से पीड़ित है। हर महीने बच्चे को 2 से 3 बार हर 3 महीने में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये मेरे हाथ में पूरी की पूरी एमबी है। ये जो मेरे अंगूठे के पास आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो साइन आपको दिखेगा, ये एक सहायक ग्रेड 3 क्लर्क का है। मतलब चपरासी से ऊपर पद पे जो आदमी होता है उसका साइन कराया गया। क्यों कराया गया? मेजर्स दिवा कीर्ति को इसका ठेका दिया गया था 1 करोड़ 7 लाख रुपए पे। ई ने क्या किया कि बिल बनाए और सब इंजीनियर और एसडीओ को बताया नहीं, चूँकि फर्म को फ़ायदा पहुँचा रहा था कहीं ना कहीं, तो सहायक ग्रेड 3 से ही साइन करवा ली और 70 लाख रुपए से ज़्यादा भुगतान जो है दिवाकृति को दे दिया गया। ये पूरा काम जो है ड्राइंग डिज़ाइन दिवाकृति आर्किटेक्ट जो है उसे 2 महीने में सरकार को देना था, लेकिन आप सोचिए 2020 से 2024 हो चुका है, उसको भुगतान उसी समय कर दिया गया। आज तक उस बिल्डिंग का काम तो आप छोड़िए, उसका नक्शा तक नहीं बना है। इस पर 2 बड़ी चीज़ें हैं पुनीत जी। एक तो सिकल सेल जैसी बीमारी जिसमें बच्चे को हर महीने 1 से 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ता है, मतलब मरणासन्न स्थिति हो जाती है बच्चों की। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत का काम है। 2020 में प्रोजेक्ट आ गया 44 करोड़ का, आज तक नहीं बना है। और ऐसी गंभीर बीमारी के नाम पर आप सोचिए कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चपरासी से साइन कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के संज्ञान में आईबीसी ने दस्तावेज के साथ पूरा मामला लाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई की बात की है, क्योंकि भुगतान भी कांग्रेस काल में हो गया था। ई जो है तत्कालीन ई वो अभी भी किसी बड़े भ्रष्टाचार के कांड में वो ईएनसी में अटैच है। उनका लगातार जो है नया ऐसा मामला निकला है, तो उम्मीद करते हैं कार्रवाई तो होगी। सिकल सेल की जिसकी ज़रूरत है लैब की, उन्नत लैब की, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ जो जेल रोड में था, उस ज़मीन पर अब 44 करोड़ के लैब का प्रोजेक्ट जल्द आएगा, ये उम्मीद करते हैं। और इस खबर को हम लगातार फॉलो भी करेंगे कि जल्द प्रोजेक्ट जो है अमली जामा पहने। जी, लेकिन क्या इसकी जांच को लेकर एक कोई बात सामने आई कि कब तक जांच पूरी करेंगे? कोई टाइम बाउंड जांच होगी? क्योंकि जांच होगी, बाद में कार्रवाई करेंगे। एक रटा रटाया एक लाइन का फॉर्मूला बन गया है, इसमें कोई टाइम लिमिट तय की है? देखिए ईएनसी है के पिपरी, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको हमने मामला बताया तो उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में बाइट नहीं दे सकता। फिर उन्होंने
SE कश्यप का नाम लिया। कश्यप जी से हमने बात किया, बोलते मैं व्यस्त हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता, आप नेताम जी से बात कीजिए। अब नेताम जी से बात कर रहे हैं, नेताम जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लगातार इस पूरे मामले में तह तक जाएंगे और ये निश्चित कराएंगे कार्रवाई हो। अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो उनके हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे। सीधा मामला है, चूँकि विभाग के अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, कहीं ना कहीं जो कमीशन का पैसा होता है, देखिए सब में बंटता है, हम तो सीधा सीधा कहेंगे, बात सामने आती है, ये दस्तावेज हमारे हाथ पे है। तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम लगे रहेंगे। चूंकि देखिए PWD का मामला नोडल एजेंसी है, तो डिप्टी CM अरुण साहू जी के भी संज्ञान में मामला लाया गया है। तो देखते हैं हम कब तक कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेगा। इस पर जो भी भ्रष्टाचार है हम एक एक करके और इसे दर परत खोलते भी जाएंगे। जी शुक्रिया संदीप आपका इस डिटेल के लिए। तो जो संदीप हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि 1 करोड़ से कुछ अधिक का ये पूरा काम था, जिसमें से 70 लाख का भुगतान बिना काम किए ही कर दिया। शुरुआत तक जिस नक्शे की नहीं हुई उसके लिए इतना बड़ा भुगतान किया गया, वो भी एक क्लर्क के दस्तखत के द्वारा। अब आते हैं एक और बड़े मामले पर। बस्तर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नाबालिग बच्ची के जख्मी होने पर अब सियासत हो रही है। दोनों तरफ से आरोप हैं एक दूसरे पर। डिप्टी CM अरुण साव कहते हैं कि दीपक बैज PCC अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हर तरह के मामले की जांच होती है। दीपक बैज ने दरअसल ये कहा है कि सरकार इस मामले पर पर्दा डाल रही है, दबा रही है। ये भी कहा कि सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्दोष आदिवासी किसी मुठभेड़ में न मारे जाएं। कांग्रेस का मकसद बदनाम करना नहीं है, ये भी कहा गया। दरअसल बस्तर में नक्सली और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई पिछले दिनों, और नक्सलियों की एक कायराना करतूत भी सामने आई। पिछले दिनों पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सलियों ने स्थानीय नाबालिग बच्चों को अपनी ढाल बनाया और उनकी आड़ लेकर भागे। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया। फोर्स को इस बात में कामयाबी मिली कि 7 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में ही 2 से 3 बच्चों को गोली लगने की बात सामने आई। गोली लगने के बाद उनको अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। ओरछा निवासी नाबालिग लड़की को रायपुर रेफर किया गया है। नाबालिग लड़की को पहले मेकाहारा ले जाया गया, लेकिन गोली काफ़ी भीतर तक थी, तो इसलिए DKS अस्पताल में इलाजरत है। देखिए, ये किसी तरह के किसी मामले को दबाने का विषय नहीं है। जो भी मामला आएगा जांच होगी और जांच पर जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी तो आज जिस प्रकार के चरित्र दिखाती है वो आज छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है कि दिलाना है, लेकिन किसी निर्दोष आदिवासियों को मारकर नहीं। अमित शाह का दौरा था और हमारे आदिवासियों बच्चों के ऊपर गोली लगी। आखिर गुपचुप तरीके के सरकार और प्रशासन उसको दबाने का काम किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि बस्तर नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन लगातार वहां पे हत्याएं हो रही है। तो आरोप नया नहीं है। विपक्ष का यही आरोप है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जो आंकड़े सामने आते हैं कामयाबी के, उसके पीछे कुछ चीज़ों को छिपाया जा रहा है। और किसी भी मुठभेड़ में या तो वो नकली पाई जाना या फिर उस पर किसी दूसरे नागरिक का मारा जाना, ये नहीं होना चाहिए। ये विपक्ष बार बार अपनी तरफ से कहता है। हालांकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि बदनाम करने की साजिश। इधर बस्तर में नक्सली कितने भय में हैं, इसकी एक उदाहरण आप देखिए। बस्तर के टॉप मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा के गांव में नक्सलियों ने खुद उसका पुराना मकान ढा दिया, तोड़ दिया। इसके अलावा नक्सल कमांडर देवा का मकान भी नक्सलियों ने ही खुद तोड़ा है। ये 2 मकान क्यों तोड़े गए, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। ये मकान नक्सलियों द्वारा तोड़े गए हैं, ये बात बताई है। मकानों में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, पुलिस के द्वारा ये भी दावा हुआ है। ये माना जा रहा है कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में लोकेशन की जानकारी मिलने की वजह से इनको तोड़ा गया, ताकि कोई जानकारी इस तरह की आगे ना बढ़ पाए। अब आते हैं आज के एक बड़े मामले पर। कांग्रेस की विधायक है उत्तरी जांगड़े, इनका एक वीडियो वायरल हुआ और हमने आप तक पहुंचाया। इस सोशल मीडिया के वायरल वीडियो में दरअसल ये आप देख पाएंगे 12 दिसंबर की घटना है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने
16 सूत्री मांग को लेकर सारंगढ़ पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंच के ऊपर विधायक उत्तरी जांगड़े कार्यकर्ताओं को बयान दे रही हैं या उनको संबोधित कर रही हैं। उनके मुताबिक उन्होंने उत्साहवर्धन किया, लेकिन दरअसल इसमें साफ साफ वे तोड़फोड़ के लिए उकसावे की कार्रवाई करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तरी जांगड़े जब चौतरफा घिरी तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पति आईसीयू में हैं और बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो एडिट करके पोस्ट किया है। ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी अब चुन चुनकर टारगेट कर रही है। सारंगढ़ की कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि बलौदा बाजार जैसी घटना हमें करना है, अर्थात जो है उकसा रही है। ये बीजेपी का आरोप है और बीजेपी ने सोशल मीडिया में इसे पोस्ट किया है। और इस वक्त आप मेरे साथ देखें कि उत्तरी जांगड़े जी हैं। जांगड़े जी, आपका ये वीडियो वायरल हो, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो बनाए हुए जो वीडियो है, ऐसा तो मैं कभी बोल नहीं सकती। आप लोग जानते हैं 5 साल से मैं विधायक थी, उसके कभी भी ऐसा कुछ बात नहीं बोली हूँ, तो आज कैसे ऐसे बात बोलूँगी। और ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम था, हम लोग धरना प्रदर्शन एक दिन के रखा था, जिसमें ये छोटा छोटा बहुत सारा मुद्दा था। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि तमाम घटनाओं में बीजेपी के कांग्रेस के लोगों का हाथ रहता है। देवेंद्र यादव का नाम लिया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कांग्रेस नेताओं का नाम लेता है। इस पर क्या कहेंगे? और फिर आपका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। जी, सतनामी समाज का जो धरना प्रदर्शन था बलौदा बाजार में, बेचारे देवेंद्र यादव जो उसमें भाषण ही नहीं दिए हैं, ना बैठा था वो, उनको अभी कहाँ है, जेल में डाल दिया गया है। भाजपा सरकार की नीति को तो सब जान रहे हैं, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अभी हमारे कांग्रेस विधायक है, पूरा सबको चुन चुन के लोग फंसाया जा रहे हैं। जो मेरे पति आज आईसीयू में है, या ये लोग आप गंदा राजनीति कर रहे हैं, तो बहुत गलत है ये ना। तो आपने सुना उत्तरी जांगड़े जी को, जिनका कहना है कि ये वीडियो आया हो पूरी तरीके से फर्जी है, एडिट किया गया है और उन्होंने भाजपा पर भी जो है राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस वीडियो पर बवाल थमेगा या और बढ़ेगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS24 रायपुर। तो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और ये फर्जी है, फेक है, एडिटेड है, ये कहना है उत्तरी जांगड़े का। इसी विषय पर है छत्तीसगढ़ की बात। रात 8 बजे देखना मत भूले मेरे साथ। फिलहाल सारंगढ़ में कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के विवादित बोल के बाद एक और कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो चुका है। ये सारंगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनी बंजारे के पति अजय बंजारे हैं। वीडियो इन्हीं का है। 12 दिसंबर को रैली के दौरान अजय बंजारे मंच से कहते सुनाई पड़े कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाजपा नेताओं को पट्टा पहनाएंगे। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि हम इतने भी कमजोर नहीं। सुनिए जरा। शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। हमारे विधायक प्रतिनिधि भी है वो, इस टाइप का अमर्यादित बात उनको बोलना नहीं चाहिए, है ना। नगर के प्रथम नागरिक के पति है वो, और ऐसा बोलना बिल्कुल गलत बात है। अब क्या सोच के बोले हैं, भाजपा को कैसे इतना कमज़ोर समझ रहे हैं, ये तो समझ से परे है, ऐसा निंदनीय है। भाजपा इसके लिए FIR भी कराएगी। तो बीजेपी कार्रवाई कराएगी, छोड़ेगी नहीं, ये बीजेपी का कहना है। कैसे इतना कमज़ोर समझा? उधर रेणु जोगी और अमित जोगी के कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगातार लग रही हैं, बढ़ रही हैं। IVS24 ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से इस बारे में सीधे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई परिस्थिति बनी नहीं है। अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वरिष्ठ नेताओं से बात की जाएगी। कांग्रेस में वापसी के लिए प्रदेश भर से आवेदन आ रहे हैं। कांग्रेस की 7 सदस्यीय कमेटी बैठकर ही इस पर अंतिम निर्णय करेगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक प्रवेश समिति बना दी है और जिसके अंतर्गत जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है या कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया, ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए एक कमेटी बैठेगी और कमेटी फिर उनके नामों पर विचार करेगी। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी है। दीपक बैज जी, एक कमेटी की आप लोगों की बैठक हो भी चुकी है, कितने आवेदन आ रहे हैं, किन किन लोगों के आवेदन आ रहे हैं? बिल्कुल आवेदन लगातार आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे आवेदन आए। तो और पूरे आवेदन
जब बैठकें हम लोग तिथि तय करेंगे तब तक पूरे आवेदनों पे विचार करेंगे कि किनको पार्टी में लेना चाहिए और उनकी कितनी गंभीर मामलाएं हैं, किस परिस्थितियां हैं और पार्टी ने क्यों कार्रवाई किया, इन परिस्थितियों को चर्चा हमारी 7 सदस्यीय टीम करेगी और उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो फिर हमारी कमेटी निर्णय करेगी। तो आप ही की पार्टी से अलग होकर जो है जोगी की पार्टी बनी, तो क्या अमित जोगी, रेणु जोगी, चरणदास महंत जो है पहले से ही उपचुनाव में उनको समर्थन पत्र आपको दिए थे, तो ऐसे में क्या संभावनाएं हैं उनकी भी? बिल्कुल समर्थन पत्र दिए थे उपचुनाव में, उनको हम लोगों ने धन्यवाद भी दिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई परिस्थितियाँ तो बनी नहीं है। जब परिस्थितियाँ बनेगा तो वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी संभव अभी नहीं है। तो सर उनके लिए रास्ते खुले हैं कि नहीं खुले? नहीं, अभी परिस्थितियाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये देखिए हमारे साथ दीपक भाई जी थे जिनका कहना है कि परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं बनी है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले समय पर जिन जिन नामों पर आएंगे उन नामों पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा क्या जोगी परिवार को भी जो है कांग्रेस में लिया जाएगा या नहीं। कैमरामैन रोमा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, अवेश 24 रायपुर। देश के गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को जब संविधान पर सदन में बोल रहे थे तो उनके जवाब के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अपने बयान में उन्होंने अंबेडकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है और अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का जाप कुछ लोग करना आज का फैशन बना चुके हैं। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग जाते। इसी बयान पर लोकसभा राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जाहिर की, इसे अपमान बताते हुए माफी की मांग की। इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। कहा है कि अंबेडकर साहब का सच्चा सम्मान बीजेपी ने किया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो बाबा साहब के नाम पे कई तीर्थ बना दिए, पर खड़गे जी और राहुल जी, आपको ये नहीं पता कि जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो संविधान की किताब के अंदर भगवान श्री राम का फोटो भी है। बाबा साहब सबको मानते थे, परंतु ये राहुल जी और खड़गे जी पता नहीं क्या चाहते हैं, कितने भाग में बांटना चाहते हैं और कितना अपमान करना चाहते हैं आप देश का। और भिलाई में IBS 24 की खबर का असर हुआ। तीजन बाई की तबीयत बिगड़ने की खबर हमने दिखाई, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उनके घर गए, हाल जाना और शासन की तरफ से 5 लाख रुपए का CM स्वेच्छानुदान का चेक भी प्रदान किया। IBS 24 में सबसे पहले 9 दिसंबर को खबर देखकर आई थी कि तीजन बाई की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद प्रशासन, शासन सब हरकत में। आज स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी स्वयं यहाँ पहुंचे अपने पूरे विधायकों की टीम के साथ में। सर, किस तरीके से आपने यहाँ पर संज्ञान में लिया है, क्या क्या आज आप मदद करने पहुंचे यहाँ पे? देखिए, आज से 7 महीना पहले ही हम संज्ञान में ले चुके हैं। जब इनकी स्वास्थ्य खराब हुई उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि इनकी स्वास्थ्य की देखभाल अच्छे से हो और उसके लिए टीम बनाकर इलाज करने हेतु कहा था। और एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक मेडिकल ऑफिसर और एक नर्स की हम लोगों ने यहाँ ड्यूटी लगा दिया है और नियमित रूप से वो इनकी स्वास्थ्य की देखभाल कर रही हैं। और आप लोगों का मैं धन्यवाद भी देता हूं कि समय समय पर प्रेस मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी भी मिलती है। कल जानकारी मिली कि स्वास्थ्य इनका और बिगड़ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में ही निर्देशित किया कि सरकार की ओर से मुझे और हमारे विधायक साथियों के साथ जाकर इनका हालचाल लेकर ठीक ठाक से इलाज हो सके। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी इनकी तबीयत अच्छी है, जैसा पहले था लगभग वही है। वैसे 7 महीने से ही बीमार चल रही हैं। हमारी पूरी टीम लगी है, हमारी डायरेक्टर हेल्थ साथ में आई है, हमारे जिले के इसके कलेक्टर महोदया भी हैं और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का राशि का चेक भेजा है, आज इनको दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर आज तमाम तरह की सुविधाएं, उनका हेल्थ चेकअप से लेकर हर चीज यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से उन पर सेहत पर ध्यान रखी जा रही है, वो भी काबिल तारीफ है। कोमल धने सर, IBS 24 भिलाई।